आज की वेब दुनिया में ना एक अजीब सी दौड़ लगी है। हमें ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा स्केलेबल एप्लीकेशंस बनानी है। और वो भी पहले से कई ज्यादा तेजी से। बिल्कुल। और इसी चुनौती का जवाब देने के लिए कई टेक्नोलॉजी सामने आई हैं। हाँ, और इसी दौड़ में बैकएंड टेक्नोलॉजी की जो भूमिका है वो बहुत अहम हो जाती है। एक अच्छा बैकएंड ही मतलब वो नींव है जिस पर एक सफल एप्लीकेशन टिकी होती है। और आज हम एक ऐसी ही नींव, एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर ज़रा गहराई से बात करने वाले हैं। इसका नाम है Express.js। हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है आर्किटेक्टिंग स्केलेबल बैकएंड्स विद Express.js। और इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि एक्सप्रेस क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये उस तेजी और शक्ति की मांग को कैसे पूरा करता है। और इस प्रक्रिया में डेवलपर्स को किन समझौतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सप्रेस की कहानी सिर्फ उसके फीचर्स की नहीं है, ये उसकी फिलॉसफी की भी है। तो चलिए इसी फिलॉसफी से शुरू करके एकदम संक्षेप में, ये Express.js है क्या? Express.js असल में Node.js के लिए एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ओके। इसे आप एक टूलकिट की तरह समझ सकते हैं। मतलब इसे सर्वर साइड डेवलपमेंट को सरल और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। ये आपको वेब सर्वर और रेस्टफुल एपीआईज बनाने के लिए जरूरी चीजें तो देता है, लेकिन आपके रास्ते में नहीं आता। इसकी आत्मा ही मिनिमलिज्म है। मिनिमलिज्म मतलब ये आपको बहुत सारे पहले से बने बनाए नियम या स्ट्रक्चर नहीं देता। सही पकड़ा आपने। ये आपको एक खाली कैनवास और कुछ बेहतरीन ब्रश देता है और फिर आप पर छोड़ देता है कि आप कैसी तस्वीर बनाना चाहते हैं। ये आपको किसी गैर जरूरी चीज से नहीं बांधता। ठीक है, तो इस मिनिमलिज्म का सबसे पहला और सीधा फायदा परफॉर्मेंस से जुड़ा होगा। स्रोत इसे हल्का और उच्च प्रदर्शन वाला बताता है। जरूरी है। इस वजह से ये बहुत तेज चलता है, सर्वर पर कम बोझ डालता है। डेवलपर्स सिर्फ वही लाइब्रेरी और टूल जोड़ते हैं जिनकी उन्हें वाकई जरूरत होती है। इससे एप्लीकेशन हमेशा ऑप्टिमाइज्ड रहती है। ये कुछ एक स्पोर्ट्स कार जैसा लगता है, जिसमें सिर्फ इंजन, पहिए और स्टीयरिंग व्हील है। कोई फैंसी म्यूजिक सिस्टम नहीं, जब तक कि आप खुद ना चाहें। हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है। लेकिन स्पोर्ट्स कार को चलाने के लिए कुशल ड्राइवर की जरूरत होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि Express.js नौसिखिया डेवलपर्स के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और हम इस पर आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी बात में सच्चाई है। ये आपको आजादी देता है, पर उस आजादी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अच्छे आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी। बिल्कुल। चलिए इसकी एक और खूबी पर आते हैं, सरल रूटिंग। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता गेट, पोस्ट जैसे HTTP मेथड से तो वाकिफ हैं। हाँ। सवाल यह है कि एक्सप्रेस की रूटिंग की सादगी तो ठीक है, पर जब एप्लीकेशन स्केल करती है और सैकड़ों रूट्स हो जाते हैं तो उसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्या स्रोत में राउटर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी बेस्ट प्रैक्टिस जैसे मॉड्यूलर राउटिंग का जिक्र है? बिल्कुल, और यही तो एक्सप्रेस के डिजाइन की खूबसूरती है। इसकी सादगी का ये मतलब नहीं कि ये बड़े एप्लीकेशंस के लिए नहीं बना। अच्छा। स्रोत बताता है कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी सारी रूट्स एक ही फाइल में ना रखें। इसके बजाय आप एक्सप्रेस के राउटर का इस्तेमाल करके रूट्स को लॉजिकल ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे यूजर्स से जुड़ी सारी रूट्स, users.id, ये सब एक अलग फाइल में, प्रोडक्ट से जुड़ी रूट्स दूसरी फाइल में, और फिर आप इन सभी मॉड्यूलर राउटर्स को अपनी मुख्य एप्लीकेशन फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इससे कोड साफ रहता है। मिडलवेयर का मॉड्यूलर तरीका है जी। ये मुझे Node.js की फिलॉसफी की याद दिलाता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को मिला के कुछ बड़ा बनाना। सही। और स्रोत के मुताबिक एक्सप्रेस की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक मिडलवेयर मैनेजमेंट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मिडलवेयर आप कह सकते हैं एक्सप्रेस का दिल है। मिडलवेयर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट और आपके फाइनल रिस्पॉन्स के बीच में एक चेन या एक पाइपलाइन की तरह काम करते हैं। एक पाइपलाइन? हाँ। जब कोई रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है तो वो सीधे आपके मुख्य लॉजिक तक नहीं पहुंचती, वो पहले इन मिडलवेयर फंक्शन से होकर गुजरती है। कोई आसान उदाहरण? इसे एक कार फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचिए। कार का चैसीज लाइन में आता है, पहले स्टेशन पर इंजन लगता है, दूसरे पर बॉडी, तीसरे पर पेंट होता है। हर स्टेशन अपना काम करके उसे अगले स्टेशन पर भेज देता है। मिडलवेयर भी यही करते हैं। अच्छा, ये तो सरल उदाहरण हुए, जैसे आने वाली रिक्वेस्ट को लॉक करना या ये जांचना कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। क्या स्रोत में मिडलवेयर चेनिंग का कोई जटिल असल दुनिया का उदाहरण है जिससे इसकी असली शक्ति का अंदाजा हो? बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए एक ई-कॉमर्स साइट पर कोई यूजर चेकआउट बटन दबाता है,
ये रिक्वेस्ट सर्वर पर आती है। ठीक है। अब देखिए मिडलवेयर की चेन कैसे काम कर सकती है। पहला मिडलवेयर होगा ऑथेंटिकेशन का। ये चेक करेगा कि रिक्वेस्ट के साथ आया हुआ टोकन वैलिड है या नहीं, क्या यूजर सच में वही है जो वो कह रहा है। अगर नहीं तो रिक्वेस्ट यहीं रुक जाएगी। और अगर आप ऑथेंटिकेटेड है तो वो अगले मिडलवेयर पे जाएगी जो है ऑथराइजेशन। ये चेक करेगा कि क्या इस यूजर को पेमेंट करने की अनुमति है, कहीं उसका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं है। समझ गया। उसके बाद तीसरा मिडलवेयर डेटा वैलिडेशन का हो सकता है। ये चेक करेगा कि रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आया है, जैसे कार्ट आइटम्स, शिपिंग एड्रेस, वो सही फॉर्मेट में है या नहीं। और शायद एक चौथा मिडलवेयर हो सकता है रेट लिमिटिंग का। ये देखेगा कि इस यूजर ने पिछले 1 मिनट में कितनी बार पेमेंट की कोशिश की है, ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड या अटैक को रोका जा सके। वाह। जब रिक्वेस्ट इन सभी गेट से सफलतापूर्वक गुजर जाती है, तभी वो आखिर में पेमेंट प्रोसेस करने वाले मुख्य लॉजिक तक पहुंचती है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि मिडलवेयर के जरिए मैं रिक्वेस्ट के सर्वर तक पहुंचने से पहले ही उसे रोक सकता हूं, उसे बदल सकता हूं या उसकी पूरी जांच पड़ताल कर सकता हूं? बिल्कुल। ये तो सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल लगता है ही। और इसी के लिए हेलमेट जैसा एक लोकप्रिय मिडलवेयर है जो आपकी एप्लीकेशन को कई तरह की आम वेब वल्नरेबिलिटीज से बचाता है। या फिर मॉर्गन है जो हर रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे से लॉग करता है। तो मतलब पूरा इकोसिस्टम ही बना हुआ है। हाँ, एक्सप्रेस का पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही शक्तिशाली, दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले मिडलवेयर पैकेजों से भरा पड़ा है। ये मॉड्यूलैरिटी सीधे तौर पर Node.js की फिलॉसफी से जुड़ी लगती है। जाहिर है इसका Node.js पर बने होने का गहरा असर होगा। निश्चित रूप से एक्सप्रेस Node.js की क्षमताओं का पूरा फायदा उठाता है, खासकर उसके असिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल का। इसको आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। सरल शब्दों में, जब आपका सर्वर डेटाबेस से कोई जानकारी मांगता है या कोई फाइल पढ़ता है, तो Node.js उसके जवाब का इंतजार करते हुए रुक नहीं जाता। अच्छा, तो वो क्या करता है? वो उस खाली समय में दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि Node.js और एक्सप्रेस पर बने सर्वर एक साथ हजारों कनेक्शंस को बहुत कुशलता से संभाल सकते हैं। मतलब ये उन एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है जहां बहुत ज्यादा आईओ ऑपरेशंस होते हैं। हाँ, जैसे सोशल मीडिया एप्स या रियल टाइम चैट सिस्टम्स। और दूसरा बड़ा फायदा शायद ये है कि सब कुछ जावास्क्रिप्ट में है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट को संभव बनाता है। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही भाषा में? हाँ, आप फ्रंट एंड जैसे रिएक्ट या एंगुलर में और बैक एंड दोनों के लिए एक ही भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टीमों के लिए काम करना, कोड शेयर करना और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों में मूव करना बहुत आसान हो जाता है। इसी बात से हम इसके इकोसिस्टम पर आते हैं। स्रोत में मर्न और मीन स्टैक्स का जिक्र है। ये क्या है और इनमें एक्सप्रेस की क्या भूमिका है? मर्न और मीन आज के समय में बहुत लोकप्रिय टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं। ये टेक्नोलॉजी का एक सेट है जिनसे पूरी वेब एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। ओके। मर्न का मतलब है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js। और मीन में रिएक्ट की जगह बस एंगुलर होता है। और इन दोनों में ई का मतलब एक्सप्रेस ही है? बिल्कुल। इन दोनों ही स्टैक्स में ई का मतलब एक्सप्रेस है। ये बैकएंड की रीढ़ की हड्डी है। यही सर्वर को संभालता है, एपीआई एंड पॉइंट्स को मैनेज करता है, मिडलवेयर की चेन को नियंत्रित करता है और डेटाबेस से संपर्क साधता है। फिर दिखाता है कि एक्सप्रेस सिर्फ एक अकेला टूल नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही कहा। तो एपीआईज और इन फुल स्टैक्स के अलावा क्या कोई और खास क्षेत्र है जहां एक्सप्रेस विशेष रूप से उपयोगी है? स्रोत माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर काफी जोर देता है। आजकल ये काफी चलन में है। हाँ, बड़ी मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को छोटे छोटे स्वतंत्र सर्विसेज में तोड़ने का। हर सर्विस अपना एक काम करती है, जैसे पेमेंट सर्विस या नोटिफिकेशन सर्विस। और एक्सप्रेस इसमें कैसे फिट होता है? एक्सप्रेस का हल्कापन और कम मेमोरी फुटप्रिंट इसे ऐसी छोटी फोकस्ड माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। अब बहुत तेजी से एक नई सर्विस बनाकर उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है। सरल आर्किटेक्चर, तेज डेवलपमेंट, मजबूत कम्युनिटी। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। हम उस स्पोर्ट्स कार वाली एनालॉजी पर वापस आते हैं। आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारी। स्रोत कहता है कि एक्सप्रेस ओपिनियनेटेड नहीं है। इसका असल मतलब क्या है? और विरोधाभास देखिए, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है वही इसकी एक संभावित कमजोरी भी बन जाती है। वो कैसे?
ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क जैसे कि रूबी ऑन रेल्स या जैंगो वो आपको काम करने का एक तय तरीका बताते हैं। वो आपको एक बना बनाया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एक ORM और कई नियम देते हैं। इससे एक रूपता बनी रहती है, खासकर बड़ी टीमों में। और एक्सप्रेस ऐसा कुछ नहीं करता? नहीं, एक्सप्रेस कहता है ये रहा इंजन, अब आप अपनी कार खुद बनाइए। हाँ, ये आपको कोई खास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अपनाने के लिए मजबूर नहीं करता। आपको कौन सा ORM इस्तेमाल करना है या अपने कोड को कैसे व्यवस्थित करना है, ये सब आप पर निर्भर करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेस JS स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा बेहतर है, जहां तेजी से प्रोटोटाइप बनाना होता है, और बड़े एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स जहां एक रूपता और सख्त नियम जरूरी है, वहां जैंगो जैसा कोई ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क ज्यादा सफल रहेगा? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? शोध सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा। तो आज की हमारी चर्चा का जो सार निकलता है वो ये है कि एक्सप्रेस JS Node.js इकोसिस्टम का एक तेज, मिनिमल और बेहद लचीला बैकएंड फ्रेमवर्क है। और इसकी असली ताकत इसकी सादगी, इसका हल्कापन और सबसे बढ़कर मिडलवेयर के जरिए रिक्वेस्ट पाइपलाइन को कंट्रोल करने की इसकी बेजोड़ क्षमता में है। बिल्कुल, ये मर्न और मीन जैसे स्टैक्स की नींव है, और ये जरूरी टूल देने और डेवलपर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से निर्माण करने की आजादी देने के बीच एक सही संतुलन बनाता है। हाँ, इसने आधुनिक जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन बनाने वालों के लिए एक मुख्य तकनीक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन इसे चुनते समय टीम को इसकी अनओपिनियनेटेड प्रकृति के बारे में जागरूक रहना होगा और प्रोजेक्ट को व्यवस्थित रखने के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जो शायद आज की चर्चा से भी बड़ा है। स्रोत में उल्लेख है कि एक्सप्रेस JS माइक्रो सर्विसेज बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हमें एक बड़े विचार की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और एप्लीकेशंस और जटिल होती जा रही हैं, क्या वेब डेवलपमेंट का भविष्य अनिवार्य रूप से बड़े मोनोलिथिक बैकएंड को छोटे, अधिक प्रबंधनीय सर्विसेज में तोड़ने की तरफ ही जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है, तो express.js जैसी मिनिमलिस्ट टेक्नोलॉजी का महत्व भविष्य में और कितना बढ़ने वाला है, ये सोचने वाली बात है।